हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और नया टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जो नया चैप्टर है दैट इज रिलेशंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज। ब्रिटिश इंडिया का कैसा रिलेशन था अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। तो द डिजायर ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट टू कंसोलिडेट देयर पावर, जो ब्रिटिश के इंपेरियलिस्ट लोग थे जैसे कि डलहौजी, उनका डिजायर था कि वो अपने पावर को चारों बगल अपने रीजन के एकत्रित करे। और इसी पावर को एकत्रित करने में अपने रीजन में उसे कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ा नेबरिंग कंट्रीज से। तो सबसे पहले देखेंगे जो सबसे पहला रिलेशन है ब्रिटिश इंडिया का, दैट इज विद भूटान। एंग्लो भूटानीज रिलेशंस देखते हैं। तो ब्रिटिश का क्या था, बहुत सारा टी का ऑक्यूपेशन था तुम्हारा असम में, जिसके कारण उनका कांटेक्ट हुआ भूटान से। तो भूटानीज क्या करते थे, रेड किया करते थे इनटू टेरिटरीज ऑफ असम एंड बंगाल। 1863-64 के अराउंड एक ट्रीटी इंपोज कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर, एलियंस इनवॉय के ऊपर, जिसके तहत ब्रिटिश को जो है कुछ पासेस, पासेस मतलब माउंटेन्स है, फिर लैंड है इधर इधर, तो यहाँ पे एक रास्ता होगा क्रॉस करने का, दैट इज पासेस। तो इस एलियंस एनवॉय पे एक ब्रिटिश ट्रीटी इंपोज किया जाता है। तो इसके तहत ब्रिटिश को जो है सरेंडर करना पड़ेगा द पासेस लीडिंग टू असम। तो वो पासेस देना पड़ा जो कि असम तक ले जाता था रास्ता। 1865 आते आते भूटनीज के ऊपर इंग्लिश का दबाव बढ़ जाता है और उनको फोर्स कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स कि जो प्रीवियस 1863-64 में जो पासेस उन्होंने लिए थे वो पासेस वापस ब्रिटिश को देना होगा। और इसके बदले जो ब्रिटिशर्स है भूटनीज को एक एनुअल सब्सिडी देंगे, एनुअल कुछ पैसा देंगे। इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश है वो एनेक्स कर लेती है ये सब पासेस। और यही पासेस जो है बाद में जो दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला इलाका है ये सब बन जाता है हमारा टी गार्डन्स, राजवीर टी गार्डन्स। So this was a small relation with the Bhutanese that the British India had. Next relation जो है we will see about Anglo-Nepalese relation. इंग्लिश एंड नेपाल के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो आप लोग जानते होंगे काफी फेमस रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, दैट इज गोरखा रेजिमेंट। So these Gorkhas are actually Nepalis. These are not Indians. These are Nepalese which works under Indian Army. तो द गोरखास जो हैं ये एक्चुअली कंट्रोल कर लेते हैं पूरा नेपाल को फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ रंजीत मल्ला। रंजीत मल्ला वहां के किंग रहते हैं, उसके जो सक्सेसर्स होते हैं तो उनसे गोरखास ओवरटेक कर लेती है नेपाल में इन 1760। अब ओवरटेक करने के बाद गोरखास जो है अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, सॉरी साउथ की ओर, यानी इंडिया की ओर इस तरफ एक्सपेंड करना शुरू करती है। क्योंकि नॉर्थ जो है दैट वाज डिफेंडेड बाय द चाइनीज, उसे चाइनीज डिफेंड कर रही थी और उधर हिमालयाज भी है। 1801 में इंग्लिश एनेक्स्ड गोरखपुर, गोरखपुर नामक जगह जो आज उत्तर प्रदेश में है उसे इंग्लिश जो है अपने अंदर ले आती है। इसके कारण क्या होता है, कंपनी का जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट गोरखा के बाउंड्री से सट जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि गोरखा जो है कुछ टेरिटरी कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं भुतवाल और त्योराज का। फिर जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया का 1813 से 1823 तक, उस वक्त ये वॉर खत्म होता है बिटवीन द गोरखास एंड द ब्रिटिश। और एक ट्रीटी होता है 1816 में बिटवीन द गोरखास एंड द ब्रिटिश इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के फेवर में ये ट्रीटी होता है। दिस ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सॉगली इन 1816। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो नेपाल गोरखास एंड ऑल वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ एक ब्रिटिश रेसिडेंट नेपाल में रहेगा। नेपाल अपना जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल और कुमाऊं है उसको अबेंडन कर देगी अप टू तराई रीजन और ब्रिटिश को दे देगी। नेपाल जो है सिक्किम से अपना क्लेम भी विड्रू कर देगी और सिक्किम जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहेगा। इस ट्रीटी के साथ ही जो ब्रिटिश एम्पायर है वो पहुंच गया कहां तक, अप टू हिमालयाज तक। और दे गॉट बेटर फैसिलिटीज टू ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने में उसके सहूलियत प्राप्ति होने लगी ब्रिटिशर्स को। प्लस इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया कुछ हिल स्टेशंस भी एक्वायर कर लेते हैं, सच एज शिमला,
मसूरी एंड नैनीताल। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग गोरखास जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करती है इन लार्ज नंबर्स, जो कि आज तक हमारे आर्मी में काम करती है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। नेक्स्ट रिलेशन हम लोग बर्मा के साथ देखेंगे, जो कि आज म्यांमार है टुवर्ड्स आवर ईस्ट। तो एंग्लो बर्मीज रिलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के शुरुआत में बर्मा एक फ्री कंट्री था, लेकिन ब्रिटिश के एम्बिशंस काफी बड़े थे। सो द एम्बिशन ऑफ ब्रिटिश रिजल्टेड इन 3 एंग्लो बर्मीज वॉर। अपने एम्बिशन को पूरा करने के चक्कर में ब्रिटिश 3 बार बर्मा से लड़ती है और फाइनली उसे एनेक्स कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है 1885 में। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर देखते हैं। तो जो पहला वॉर हुआ था एंग्लो और बर्मा के बीच में, दैट वाज फॉट व्हेन द बर्मीज लेड देयर एक्सपेंशन वेस्टवर्ड। जब बर्मा जो है टुवर्ड्स इंडिया यानी वेस्टवर्ड अपना एक्सपेंशन कर रही थी, उसी वक्त कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द इंग्लिश एंड द बर्मा। इसके कारण जब एक्सपेंशन कर रही थी बर्मा के लोग, तो दे पोजेस थ्रेट along the ill defined border between बंगाल एंड बर्मा। बंगाल और बर्मा के बीच में जो बॉर्डर है वो डिफाइन नहीं था, जिसके कारण ब्रिटिश को थोड़ा थ्रेट महसूस हो रहा था बंगाल के साइड में कि उनका टेरिटरी चला जाएगा। तो मई 1824 में ब्रिटिश फोर्स एक रंगून नामक जगह बर्मा में कैप्चर कर लेती है और करीब करीब जो बर्मा का कैपिटल है आवा, उससे 72 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। तो इट वाज ओनली 72 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ बर्मा, दैट इज आवा। इसके बाद शांति के लिए 1826 में एक ट्रीटी होता है, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ यांडबू। The Treaty of Yandabu took place in 1826. According to this treaty, बर्मा जो है 1 करोड़ रुपया पे करेगी एज वॉर कॉम्पेंसेशन टू द ब्रिटिश। बर्मा अपना कुछ कोस्टल प्रोविंस जैसे कि अराकन और तेनासरिम नामक प्रोविंस जो है वो दे देगी किसको, ब्रिटिश को। बर्मा अपना क्लेम जो है असम और छाछर और जैंतिया नामक जगह से हटा लेगी। बर्मा रिकॉग्नाइज करेगी मणिपुर को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर ब्रिटिश इंडिया, उसके ऊपर क्लेम नहीं करेगी बर्मा। प्लस लास्ट, बर्मा विल नेगोशिएट एक कॉमर्शियल ट्रीटी भी होगा ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटिश रेसिडेंट को एक्सेप्ट करेगी एट आवा। एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी वहां पे रहेगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर, जो कि होता है 1852 में। तो ये सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर था। दिस वॉर वाज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ टिम्बर। एक्चुअली टिम्बर जो लकड़ी है वो काफी अच्छा ग्रो होता था बर्मा वाले इलाका में। सो ब्रिटिश का कमर्शियल इंटरेस्ट था टिम्बर में इन बर्मा। एंड इंपेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का भी बहुत एक्सपेंड करने का पॉलिसी रहता था। तो इस वक्त जो ब्रिटिश है ऑक्युपाइड पेगू नामक जगह ऑक्युपाई कर लेते बर्मा का, जो कि सिर्फ एक कोस्टल प्रोविंस बचा हुआ होता है बर्मा के अंदर। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर में तो बाकी कोस्टल प्रोविंस ली, जो बचा हुआ था पेगू नामक जगह वो भी एनेक्स कर लेती है ब्रिटिश फ्रॉम बर्मा। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर वाज फॉट इन 1885। तो आफ्टर द डेथ ऑफ बर्मीज किंग भिंदन, उसका बेटा थीबाओ वो आता है थ्रोन पे। तो थीबाओ बिल्कुल पसंद नहीं करता था ब्रिटिश और ब्रिटिश के प्रति काफी हॉस्टाइल था। तो द ब्रिटिश मर्चेंट्स एट रंगून, रंगून नामक जगह पे कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे जो टिम्बर में ट्रेड किया करते थे, वो कंप्लेन कर रहे थे कि उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बाय थीबाओ, और हु हैड बीन नेगोशिएटिंग कमर्शियल ट्रीटीज, और वो कुछ नेगोशिएट करना चाहते थे कमर्शियल ट्रीटीज विद राइवल पावर्स लाइक फ्रांस। फ्रांस का भी मौजूदगी था तुम्हारा बर्मा में इसी ट्रेड में, म्यांमार में। तो एक ह्यूमिलेटिंग फाइन इंपोज कर दिया जाता है एक दिन थीबाओ के द्वारा ब्रिटिश टिम्बर कंपनी के ऊपर। इस वक्त जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होता है लॉर्ड डफरिन। तो द गवर्नर जनरल ऑर्डर कर देते हैं कि अब फाइनल इन्वेजन और एनेक्सेशन होगा तुम्हारा जो बचा हुआ अपर बर्मा है इन 1885। बट यहाँ पे क्या होता है, जब एनेक्स हो जाता है इंडॉल, बाद में देखने को मिला है कि जब तक ब्रिटिश रहती है उनको फेस करना पड़ता है एक स्ट्रॉन्ग गुरिल्ला अपराइजिंग, गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाता है वहां पे बर्मा में इंग्लिश के अगेंस्ट। तो बर्मीज नेशनलिस्ट क्या करते हैं, अभी तो इंडिया में ज्वाइन हो जाते हैं बर्मा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया की, क्योंकि अब तो एक ही कंट्री था, बर्मा भी इंडिया का पार्ट था आफ्टर द एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस
ज्वाइन कर लेते हैं तुम्हारा बर्मीज नेशनलिस्ट। अब ब्रिटिश को चाहिए था कि ये जो ज्वाइंट लोग हैं ऑफ बर्मा एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये काफी स्ट्रांग हो रहे थे, तो ब्रिटिश को था कि इसको वीक किया जाए। तो टू वीकेन दिस लिंक ब्रिटिश क्या करते हैं, सेपरेट कर देती है बर्मा को इंडिया से फिर से 1935 में, बोलती है अब आप लोग अलग हम लोग अलग। बट बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट कंटिन्यू रहता है बर्मा में और काफी इंटेंसिफाई हो जाता है अंडर यू आंग सन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फाइनली दिस लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ बर्मा ऑन 4 जनवरी 1948 को उनको आजादी मिल जाती है ब्रिटिशर्स से। So this was about Anglo-Burma relations. Next, let's move to Anglo-Tibetan relation. एंग्लो और इंग्लिश और तिब्बत के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो तिब्बत जो रूल किया जा रहा था बाय थियोक्रेटिक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड एज लामास, लामास के द्वारा रूल किया जा रहा था तिब्बत अंडर नॉमिनल अथॉरिटी ऑफ चाइना। चाइना क्लेम कर रहा था कि तिब्बत के ऊपर उसका अधिकार है और नॉमिनल अथॉरिटी केवल रहता है। ब्रिटिशर्स जो है वो काफी फ्रेंडली और कमर्शियल रिलेशन चाहते थे विद तिब्बत, लेकिन कभी भी कोई एक जगह पे या फिर कोई एक चीज पे क्लेम पे पहुंच नहीं पाते हैं ये लोग, और वहां पे एक डेडलॉक का सीन बन जाता है, ना ही इधर का ना ही उधर का, बीच में अटका हुआ रहता है इनका बातचीत। सिंस द अराइवल ऑफ लॉर्ड कर्जन इन इंडिया, जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे इंडिया में, तभी से ऐसा सिचुएशन बना हुआ था इंग्लिश और तिब्बत के बीच में। तो द चाइनीज अथॉरिटी ओवर तिब्बत, चाइना जो अथॉरिटी अपना जमा रहा था तिब्बत के ऊपर, वो काफी इनइफेक्टिव था, बस वो बोलने का था, करने का कुछ नहीं कर पा रहा था चाइनीज तिब्बत के ऊपर। तिब्बत वाज जनरली या फिर मेजरली वाज वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कुछ रिपोर्ट्स उस समय आ रहे थे कि जो रशियन का आर्म्स एंड एम्यूनेशन है वो तिब्बत तक पहुंच गया और तिब्बत में जमा है। कर्जन यहाँ पे एलार्म हो जाते हैं और एक मिशन भेजते हैं तिब्बत में संधि के लिए। असंधि के लिए जो मिशन भेजते हैं वो आर्मी का मिशन भेजते हैं। पता नहीं ये कौन सा शांति वाला मिशन था कि आर्मी को भेजना पड़ा बाय लॉर्ड कर्जन। इस मिशन का नाम है यंग हस्बैंड मिशन। तो एक छोटा सा गोरखा कंटिजेंट को भेजा जाता है अंडर, जो इसके लीडर होते हैं इस कंटिजेंट के, कॉलोनियल यंग हस्बैंड, इसीलिए यंग हस्बैंड मिशन नाम पड़ा है। यहाँ पे कोई जवान पति नहीं था, ये नामक व्यक्ति था जिसके कारण से ये मिशन का नाम पड़ा है। So he was sent to तिब्बत कि आप जाओ और तिब्बतन के साथ शांतिपूर्वक एक एग्रीमेंट करके आओ। तिब्बतन लोग जो है रिफ्यूज कर देते कोई भी एग्रीमेंट से और नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं तुम्हारा कॉलोनियल यंग हस्बैंड के साथ या फिर ब्रिटिशर्स के साथ, और एक नॉन वायलेंट टाइप का रेजिस्टेंस करते हैं। बट यंग हस्बैंड को ये बात दिल पे लग जाता है और वो इन्वेड कर देता है तिब्बत। यंग हस्बैंड लहासा जो कि कैपिटल था तिब्बत का, वहां तक पहुंच जाता है इन अगस्त 1904 और दलाई लामा जो हेड थे यहाँ के वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद, लहासा में आने के बाद, यंग हस्बैंड और तिब्बतन्स के बीच में एक ट्रीटी होता है दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ लहासा which took place in 1904. As per this treaty, तिब्बत जो है that would pay rupees 75 lakh as war indemnity. वॉर कॉम्पेंसेशन के रूप में तिब्बत जो है 75 लाख रुपए देगा। इसे बाद में रिड्यूस हालांकि कर दिया जाता है अप टू 25 लाख। एज अ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑक्युपाई कर लेगी चुम्बी वैली नामक जगह 75 साल के लिए। तो चुम्बी वैली जो टेरिटरी है दैट इज द टेरिटरी बिटवीन भूटान एंड सिक्किम। ये जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका भूटान जहाँ पे डोकलाम इशू हुआ था, वही वाला इलाका है चुम्बी वैली। तो वो वाला इलाका जो है ब्रिटिश के पास आ जाएगा अप टू 75 ईयर्स। तिब्बत वुड रेस्पेक्ट फ्रंटियर ऑफ सिक्किम, सिक्किम में दखल अंदाजी नहीं करेगा तिब्बत। प्लस तिब्बत वुड नॉट ग्रांट एनी कंसेशन ऑफ रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ एक्सेट्रा टू एनी अदर फॉरेन स्टेट। कोई भी बाकी फॉरेन स्टेट अदर देन द ब्रिटिश उसे तिब्बत नहीं देगा, अलाउ करेगा कि आप रेलवे बनाओ, रोड बनाओ, टेलीग्राफ बनाओ उसके धरती पे। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ ट्रीटी ऑफ लासा और जो तिब्बत के और इंग्लिश के बीच में ये सब चला एक और, क्योंकि रशियन इन्वेजन का खतरा था। तो इसमें सिर्फ फायदा जो हुआ वो चाइना का फायदा हुआ। कैसे? क्योंकि जब एंड हुआ ये सब अफेयर का, सब ताम झाम का एंड हुआ, ट्रीटी ऑफ लासा और एंग्लो और तिब्बत के बीच का रिलेशन का एंड हो गया और रशियन का जो खतरा था विथ फॉर इन्वेजन इन इंडिया वो टल गया।
तो एंग्लो रशियन कन्वेंशन होता है 1907 में। इसमें कन्वेंशन में ये डिसाइड होता है कि ना ही रशिया और ना ही इंग्लिश नेगोशिएट करेगा तिब्बत से, ये दोनों बात नहीं करेंगे। तो बचता कौन है? सिर्फ चाइना। तो चाइना वाज दस लेफ्ट टू नेगोशिएट विद तिब्बत, और आज तक चाइना इसी बात का फायदा उठा रहा है। और तिब्बत को हमें पता है कि 1948-50 अराउंड एनेक्स कर लिया जाता है, इन्वेड कर लिया जाता है बाय चाइना, और अपना पार्ट बना लिया जाता है। नेक्स्ट इज एंग्लो अफगान रिलेशन। इंग्लिश और अफगान के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो इंग्लिश को पता चल गया था कि रशिया जो है वो इन्वेड करने वाला है इंडिया को। अब यहाँ पे जरूरत था इंग्लिश को कि अफगान का जो कंट्रोल है या तो अपने हाथ में ले ले या तो किसी ऐसे रूलर के हाथ में दे जो कि फ्रेंडली रिलेशन रखता हो तुम्हारा ब्रिटिशर्स के साथ। तो बहुत सारे गवर्नर जनरल्स आए और बहुत कुछ पॉलिसी भी लाए, जैसे कि फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल इन 1836। 1836 में गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड ऑकलैंड इंडिया के। उनका जो पॉलिसी था फॉर अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, दैट वाज नोन एज फॉरवर्ड पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, कंपनी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी अपना टेरिटरीज फ्रॉम रशियन इन्वेजन। कैसे करेगी? या तो वो ट्रीटी कर लेगी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अफगानिस्तान एंड ऑल से, या फिर उसको एनेक्स कर लेगी पूरी तरह से। तो इस वक्त दोस्त मोहम्मद नामक व्यक्ति आमिर होता है अफगानिस्तान का। ये भी दोस्त मोहम्मद भी चाहता था कि वो ब्रिटिश के साथ फ्रेंडशिप रखे, लेकिन वो चाहता था कि जो ब्रिटिशर्स है दोस्ती के बदले उसे पेशावर नामक जगह फ्रॉम द सिख से लेके दे दे। इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है इंग्लिश, और दोस्त मोहम्मद मुड़ जाता है अपना दोस्ती का हाथ लेके रशिया। अब उसे और खतरा हो गया ब्रिटिश इंडिया को कि अब तो रशिया आ ही जाएगा अफगानिस्तान तक। तो इंग्लिश यहाँ पे क्या करती है? ट्राइपार्टाइट ट्रीटी करती है। हम लोग पहले भी ये ट्रीटी पढ़े हैं बिटवीन सिख, रंजीत सिंह, शाह सूजा एंड इंग्लिश, और इस तरह मजबूत करती है अपना फ्रंटियर को इंग्लिश। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमें पता था कि शाह सूजा को अमीर बनाना था अफगानिस्तान, ताकि एक फ्रेंडली रूलर वहां पे रह सके। देखते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जो कि 1839 से 1842 के बीच में होता है। तो सून आफ्टर ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जैसे ही होता है तीनों के बीच में, ये लोग काफी मजबूत हो जाती है इंग्लिश की साइड। इन 1838 रशिया जो अपना एनवॉय था, जो कुछ भी वो कर रहा था इन्वेट करने के लिए इंडिया को, उसको वापस बुला देता है, रिकॉल कर लेता है। बट जो ब्रिटिशर्स है वो डिसाइड करते कि रशिया का ट्रेड तो भले चला गया अभी के लिए, हो सके बाद में आए और किसी और कंट्री का भी आ सकता है। तो ब्रिटिश यहाँ डिसाइड करते कि हम लोग अपना पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे और हम लोग अपना पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट इज द फॉरवर्ड पॉलिसी। क्यों? क्योंकि वो एक परमानेंट बैरियर क्रिएट करना चाहती थी बिटवीन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्रिटिश इंडिया। एक परमानेंट बैरियर हो जाएगा तो आगे का खतरा भी कोई भी अगर पॉसिबली भी होता है तो वो टल जाएगा। इसी के कारण फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है। तो बहुत सारे जो ट्राइब्स थे अफगानिस्तान के, वो तो ब्रिटिश के साइड चले जाते हैं, बहुत सारे पैसा दे के उसे अपने साइड कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। और जो दोस्त मोहम्मद जो अमीर अफगानिस्तान था, दैट आल्सो सरेंडर्ड इन 1840 में, वो सरेंडर कर देता है और शाह सुजा को आमिर बना दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ अफगानिस्तान। बट जैसे ही शाह सुजा आमिर बनते हैं अफगानिस्तान का, ये बात पसंद नहीं आता है अफगान के लोगों को और अफगान के नोबल्स को। और जैसे ही ब्रिटिश अफगानिस्तान से विड्रू करती है, निकलती है, जो अफगान के नोबल्स अफगान के लोग हैं वो रेबेल कर देती है, और जो गैरिशन का वहां के कमांडर था उसे मार के सारा हथियार निकाल के पूरा रिवोल्ट करने लगती है। 1841 में फाइनली ब्रिटिश को एक ट्रीटी साइन करना पड़ता है इन अफगान चिफ्स के साथ कि दोस्त मोहम्मद को वापस ये लोग रिस्टोर करेंगे और अफगानिस्तान का इलाका खाली करेंगे ब्रिटिशर्स। लेकिन ये जब ट्रीटी साइन हो जाता है उसके बाद एक नया एक्सपीडिशन लेती है ब्रिटिश और वापस से काबुल को ऑक्युपाई करती है इन 1842। और यहाँ पे भी उतना कुछ सक्सीड नहीं होता है काबुल पाने के बाद भी, और एक सेटलमेंट अराइव करती है ब्रिटिशर्स विथ दोस्त मोहम्मद। इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो है वो काबुल से निकल जाएगी, प्लस दोस्त मोहम्मद को रिकॉग्नाइज करेगी एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान। तो फर्स्ट अफगान वॉर जो हुआ बिटवीन द इंग्लिश एंड द अफगानिस्तान पीपल, दैट कॉस्टेड रुपीज 1.5 करोड़। एक 1.5 करोड़ रुपीज कॉस्ट हुआ और 20,000 लोग भी खोए ब्रिटिश इंडिया में, जिसमें मेजरली कौन थे? इंडियंस थे, जो कि फाइट कर रहे थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स साइड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ
ब्रिटिश, बट इंडिया गॉट नथिंग इन बैक। नेक्स्ट गवर्नर थे जनरल थे जॉन लॉरेंस, और उनका पॉलिसी था ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। जॉन लॉरेंस का जो टाइम पीरियड है दैट वाज फ्रॉम 1864 टू 1869। ही स्टार्टेड दिस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये सबक सीख चुके थे जो फर्स्ट अफगान वॉर में डिजास्टर हुआ था। तो लॉरेंस का पॉलिसी दो कंडीशन था। पहला कि हमें शांति चाहिए अपने फ्रंटियर पे, अपने बॉर्डर पे, और उस शांति को डिस्टर्ब, अगर है शांति को डिस्टर्ब नहीं करना, छेड़खानी नहीं करना शांति का। और कोई भी कैंडिडेट इन सिविल वॉर शुड साउट एनी फॉरेन हेल्प। कोई भी सिविल वॉर होता है अगर वहां पे, तो वहां पे फॉरेन हेल्प नहीं चाहिए। जैसे आज भी अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा होगा तालिबान एंड वहां की गवर्नमेंट के बीच में, तो वहां पे अमेरिका इंटरफेयर किया। देखो अमेरिका का हश्र क्या हुआ 10 साल से, लेकिन कुछ नहीं कर पाई है। तो वही बात हो गया कि अफगानिस्तान में जो भी गया आज तक कोई सक्सीड नहीं कर पाया है वहां पे। तो अफगानिस्तान को बोला भी जाता है तुम्हारा ग्रेव ऑफ द एम्पायर्स। बड़े बड़े एम्पायर का वहां पे दशा पूरी गया है, जैसे कि अमेरिका का भी वही हाल है। और फाइनली अमेरिका हैज टू विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। दोस्त मोहम्मद का मृत्यु 1863 में हो जाता है। उसके बाद शेर अली आते हैं थ्रोन पे, और लॉरेंस जो है कुछ नहीं करते, बस चाहते हैं कि उनके साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशन बना रहे। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी बाय जॉन लॉरेंस। फिर जब लिटन आते हैं, तो लिटन अपना पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लाते हैं फॉर अफगानिस्तान। लिटन बनते हैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया इन 1876 और स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू लिटन कि जो रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, ये तो कुछ पता ही नहीं कैसा अच्छा है कि बुरा है। तो ऐसा एम्बिगुअस रिलेशन को हम लोग को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है, कुछ ना कुछ डिसाइड करना ही होगा, आर या पार। तो इसी बीच हो जाता है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर इन 1870 से 1880 के बीच। यहाँ पे लिटन एक ऑफर करते हैं फेवरेबल ट्रीटी टू शेर अली। लेकिन शेर अली जो था वो फ्रेंडशिप चाहता था दोनों से, रशिया से भी प्लस ब्रिटिशर्स से भी। बाद में शेर अली क्या करता है, ब्रिटिश एनवॉय को हटा देता है, बोलता है आप लोग अफगानिस्तान से निकल जाइए, और उसके बदले रशियन एनवॉय को रख लेता है। फिर जब रशियन एनवॉय विड्रू करती है काबुल से, तब लिटन को मौका मिल जाता है और वो इन्वेड करता है अफगानिस्तान को, और शेर अली भाग जाता है। याकूत खान जो एल्डेस्ट सन ऑफ शेर अली था, वो साइन करता फाइनली एक ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स, और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ गंडमक, जो कि 1879 में होता है बिटवीन द अफगान्स एंड द इंग्लिश। ट्रीटी ऑफ गंडमक इन 1879। तो द आमिर जो थे विल कंडक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आमिर बने हैं याकूत खान अफगानिस्तान के, वो कोई भी अपना फॉरेन रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी जो डिसाइड करेंगे, दैट विल बी ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश। वो ब्रिटिश से पूछ के ही कोई डिसीजन फॉरेन पॉलिसी पे लेंगे। एक परमानेंट ब्रिटिश का व्यक्ति रेसिडेंट रहेगा तुम्हारा काबुल में। वहीं गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो आमिर को सपोर्ट करेगी अगर कोई भी फॉरेन एग्रेशन होता है। बदले में आमिर को एक सब्सिडी देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बाद में याकूत खान अपना थ्रोन छोड़ देते हैं और अब्दुल रहमान बनते हैं नए आमिर। तो लिटन प्लान करते हैं कि अब आमिर अब्दुल रहमान को भी अपने अंदर रखना है और अफगानिस्तान पे अटैक करना है। लेकिन इससे पहले वो ये सब करते हैं, उन्हें वापस ब्रिटेन बुला लिया जाता है और नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन आते हैं। लीडर लॉर्ड रिपन जो है ये सारा प्लान को हटा देना, खारिज कर देते हैं, और डिसाइड करते हैं कि अफगानिस्तान जैसे वैसे रहने दो एज ए बफर स्टेट। कोई भी इन्वेजन होगा तो पहले अफगानिस्तान जब तक लड़ेगा हम लोग इधर तैयार हो जाएंगे। तो उसे बफर स्टेट बना दिया जाता है बाय लॉर्ड रिपन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 के बाद अफगान्स जो हैं फुल इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगे। हबीबुल्लाह जो था, ही वाज सक्सेसर ऑफ अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान एक्चुअली वाज किल्ड इन 1919, और हबीबुल्लाह भी मर चुका था 1919 तक। एक नया रूलर आता है अमनुल्लाह। तो अमनुल्लाह जो है ओपन वॉर डिक्लेयर कर देता है ब्रिटिश के ऊपर फॉर इंडिपेंडेंस। और शांति जो है 1921 में आता है बिटवीन द अफगानिस्तान एंड द ब्रिटिशर्स, जब अफगानिस्तान को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाता है अपने फॉरेन अफेयर्स, अपना फॉरेन अफेयर्स डिसाइड करने स्वयं उसी के हाथ में आ जाता है। तो दिस वाज अबाउट अफगान एंड ब्रिटिश रिलेशंस। अब देखते हैं ब्रिटिश इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर।
आज का जो जम्मू कश्मीर का पीओके वाला इलाका है, ये वाला पाकिस्तान का पीओके वाला इलाका, दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये था NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी बोलते हैं इसको। तो कंक्वेस्ट ऑफ सिंध 1843 में हुआ था और पंजाब 1849 में हुआ था। तो इसके कारण जब कंक्वेस्ट पूरा एनेक्स कर लिया गया था सिंध और पंजाब बाय द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का जो बाउंड्री है दैट वाज बियॉन्ड इंडस, इंडस नदी के पार चला गया था, और जिसके कारण उसे कांटेक्ट में आना पड़ा विद बलूच एंड पठान ट्राइब्स, जो कि मोस्टली इंडिपेंडेंट थे। बट आमिर ऑफ अफगानिस्तान, आमिर जो अफगानिस्तान के, तो वो क्लेम करते थे अपना अथॉरिटी ओवर देम, जस्ट लाइक इन तिब्बत चाइना वाज क्लेमिंग इट्स अथॉरिटी। ड्यूरिंग 1891 एंड 1892, 1891 और 92 के बीच में ब्रिटिश का जो ऑक्यूपेशन था, कामकाज था, ऑफ पासेस ऑफ गिलगिट वैली विच वाज ए कम्युनिकेशन चैनल फॉर आमिर ऑफ अफगानिस्तान। अब क्या था, ब्रिटिश का जो ऑक्यूपेशन था वो तुम्हारा गिलगिट वैली तक पहुंच चुका था, और गिलगिट वैली जो है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच का ट्रेड का एक कम्युनिकेशन चैनल भी था, और इस चैनल पे जो है कौन कब्जा कर लिया है, ब्रिटिश कब्जा कर लिया। तो द ब्रिटिश ऑफ गिलगिट वैली वाज अ कम्युनिकेशन चैनल फॉर आमिर ऑफ अफगानिस्तान, जिसके कारण एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा बिटवीन बोथ द पार्टीज, और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ा दैट इज नोन एज डुरंड लाइन। तो डुरंड लाइन जो एक बॉर्डर लाइन बन जाता है बिटवीन अफगानिस्तान एंड द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। लेकिन बाद में एग्रीमेंट फेल हो जाता है टू कीप पीस, शांति नहीं मिलता है इससे दोनों साइड को, और बहुत ज्यादा ट्राइबल्स जो यहाँ पे लोग थे वो लोग रिवोल्ट करते हैं। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक गवर्नर जनरल थे भारत के, he followed a policy of withdrawal and concentration. So according to this, जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी withdrew from advance post, मतलब जो आगे का, सपोज दिस इज वैली, जो आगे का पोस्ट पे ब्रिटिश है वहां से विड्रॉ कर जाएगी तुम्हारा ब्रिटिश की ट्रूप्स, और इसके जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देगी बाय द ट्राइबल्स। अब यहाँ के ट्राइबल्स को ब्रिटिश क्या करती थी, ट्रेनिंग दिया करती थी वॉरफेयर में, और यहाँ पे क्या करती, ट्रेन करके ब्रिटिश ऑफिसर्स निकल गए और यहाँ पे लगा दिया इन्हीं ट्राइबल्स को जिसको ट्रेन की हुई थी फॉर प्रोटेक्शन, और ये पूरे रीजन को बना दिया एक प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि पीओके वाला पार्ट था। ही क्रिएटेड NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ये जो प्रोविंस था तुम्हारा गिलगिट बलूचिस्तान, जो कि पीओके आज पाकिस्तान ऑक्युपाई किए हुए इंडिया से, ये इंडिया का पार्ट और डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल आ चुका था। ओवरऑल कर्जन का पॉलिसीज रिजल्टेड इन ए पीसफुल, उस समय से शांति था NWFP पे, जब उसे प्रोविंस बना दिया गया और यहाँ के ट्राइबल्स को ही रूल करने दे दिया गया, और ये ट्राइबल्स काफी वेल ट्रेन्ड थे। इन जनवरी 1932 ये अनाउंस करता है कि ये जो पीओके वाला इलाका जो आज का है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे पहले कहा जाता था, ये जो है गवर्नर प्रोविंस बना रहेगा। याद करो, दो प्रोविंस था, एक कमिश्नर्स प्रोविंस था जैसे जो ऐसे यूटी है, जिसे पंजाब को बनाया गया था, और एक गवर्नर्स प्रोविंस था जैसे कि ये वाला NWFP है। और 1947 में हमें पता है उसके बाद से पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे, और ये वाला टेरिटरी तब से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना हुआ है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद फॉरेन कंट्रीज एंड इट्स रिलेशन। आपको अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम एंडिंग द लेक्चर।